नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रीडर्स एंड द मंक, एक ऐसा चैनल जहां हम आपके लिए लाते हैं जिंदगी बदल देने वाली किताबों की ऑडियो समरी, आसान भाषा में, दिल से। आज हम एक जबरदस्त किताब की शुरुआत कर रहे हैं, द पावर ऑफ डिसिप्लिन बाय डैनियल वॉल्टर, जो बताती है कि कैसे आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन और मानसिक मजबूती, मेंटल टफनेस से आप अपनी जिंदगी के हर लक्ष्य को पा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रेरणादायक 17 चैप्टर की यात्रा पे। चैप्टर 1, आत्मानुशासन, जैविक आधार। क्या आपको कभी लगता है कि कुछ लोग बस नैसर्गिक रूप से अनुशासित होते हैं और आप नहीं? तो रुकिए, ये केवल एक भ्रम है। किताब बताती है कि आत्मानुशासन कोई जादू नहीं, एक विज्ञान है। हमारा मस्तिष्क, खासकर उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, उस निर्णय को नियंत्रित करता है जिसमें भविष्य के फायदे के लिए वर्तमान की इच्छाओं को टालना पड़ता है। 2009 के एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग बेहतर निर्णय लेते हैं, उनके मस्तिष्क के कुछ विशेष हिस्से ज्यादा सक्रिय होते हैं। यानी अभ्यास से अनुशासन सीखा जा सकता है। यानी जो मिठाई को मना कर पाता है, वही जीवन की बड़ी जीत भी हासिल कर सकता है। स्टैनफोर्ड मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट में भी यही सिद्ध हुआ। जिन बच्चों ने इंतजार किया, वही आगे चलकर जिंदगी में ज्यादा सफल हुए। अब अगर आप सोच रहे हैं कि मैं तो बहुत बार फेल हो चुका हूं, तो घबराइए मत। अनुशासन एक मांसपेशी की तरह है, जितना अभ्यास करेंगे उतना मजबूत होता जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, ज्यादा बार अपने आप को कंट्रोल करने से आपका विल पावर थक भी सकता है। इसलिए ब्रेक लेना, अच्छा खाना और खुद को स्मार्ट तरीके से टेम्पटेशन से दूर रखना बेहद जरूरी है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप वजन कम करना चाहते हैं और आपके घर में रोज कुकीज आता है, तो लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर आप वो कुकीज लाना ही बंद कर दें, तो आप जीतने के 70% करीब पहुंच चुके होंगे। तनाव, स्ट्रेस भी हमारे अनुशासन का दुश्मन है। तनाव के समय हमारा दिमाग सिर्फ शॉर्ट टर्म सोचता है। इसलिए खुद को शांत और ऑर्गेनाइज्ड रखना अनुशासन को बढ़ाने का पहला कदम है। अगर आपको अब तक की ये बातें दिल से अच्छी लग रही है, तो अभी लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें रीडर्स एंड द मंक को। ये अध्याय हमें बताता है कि आत्मानुशासन एक जैविक प्रक्रिया है, जिसे हम रोजमर्रा की आदतों से विकसित कर सकते हैं। अनुशासन जन्मजात नहीं होता, इसे हम बना सकते हैं। ये हमारे मस्तिष्क के विशेष हिस्सों में होता है, जिन्हें हम सोच समझकर ट्रेन कर सकते हैं। हर बार जब आप सही निर्णय लेते हैं, तो आप अपने अंदर के महान इंसान को और मजबूत कर रहे होते हैं। अब हम जानेंगे कि अगर ये कला आपने सीख ली, तो इससे आपके जीवन में कौन कौन सी क्रांतिकारी बदलाव आ सकते हैं। चैप्टर 2, आत्मा अनुशासन के लाभ। सोचिए, एक इंसान जो रोज सुबह उठकर अपने शरीर और दिमाग दोनों को पोषित करता है, उसके जीवन में आत्मविश्वास झलकता है। जब आप खुद को कंट्रोल करना सीखते हैं, तो एक गहरा आत्मसम्मान पनपता है, क्योंकि जो खुद से जीत सकता है, वही इस दुनिया में कुछ भी जीत सकता है। आत्मानुशासन से सबसे पहले जो चीज बढ़ती है, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब आप तय समय पर उठते हैं, जरूरत से ज्यादा खर्च नहीं करते और अपने शरीर की देखभाल करते हैं, तो आपको पता होता है कि मैं अपने जीवन का मालिक हूं। रिश्तों में भी अनुशासन बहुत जरूरी है। एक भरोसेमंद दोस्त या साथी वही होता है जो वादा निभाए, और यह तभी होता है जब आप खुद के साथ कमिटेड हो। हर वादा जो हम दूसरों से करते हैं, उसकी जड़ खुद से किया गया वादा होता है। एक और कमाल की बात, आत्मानुशासित लोग बहुत कम ऑफेंड होते हैं। उन्हें हर बात दिल पर नहीं लगती, क्योंकि वो खुद को बेहतर बनाने में व्यस्त होते हैं, दूसरों को गलत साबित करने में नहीं। साथ ही ये अनुशासन आपको रिस्की और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव आदतों से दूर रखता है, जैसे नशा, इंपल्सिव खर्च या असुरक्षित संबंध। रिसर्च कहती है कि जिन लोगों में आत्मनियंत्रण होता है, वो कम अपराध करते हैं, कम एडिक्शंस में पड़ते हैं और ज्यादा खुश रहते हैं। आत्मानुशासन से आपका भविष्य साफ, स्थिर और नियंत्रित दिखता है।
आप रिएक्टिव नहीं रहते, बल्कि अपने जीवन के आर्किटेक्ट बन जाते हैं। और जब आप डेली प्रोग्रेस देखते हैं, तो एक साइलेंट मोटिवेशन अंदर से निकलता है जो कहता है, चलो आज भी जीतते हैं खुद पर। अगर आपको ये बातें सच्चाई जैसी लग रही है, अगर कहीं ना कहीं आपने खुद को इनमें पाया है, तो जल्दी से रीडर्स एंड द मंक को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहां हर हफ्ते आपकी जिंदगी बदलने वाली किताबों की बातें होती हैं। दिल से। आत्म अनुशासन केवल लक्ष्य पाने का साधन नहीं है, ये आपके जीवन के हर क्षेत्र को बेहतर बनाता है। ये आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है, रिश्ते मजबूत करता है और आपको उन गलत आदतों से दूर रखता है जो आपको पीछे खींचती है। जब आप खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति आपको कंट्रोल नहीं कर पाती। अब हम पहुंच गए हैं चैप्टर 3 पर, द स्टेटस क्वो बायस, वाई वी रेजिस्ट चेंज। ये अध्याय बहुत ही दिलचस्प, गहरा और जीवन से जुड़ा हुआ है। ये हमें समझाता है कि जब हम बदलाव लाना चाहते हैं, तब भी हम क्यों अटक जाते हैं। अब हम बात करेंगे एक ऐसी मानसिक चाल की जो आपको हमेशा वही बनाए रखती है जहां आप हैं। स्टेटस क्वो बायस, यानी जैसा चल रहा है वैसा ही ठीक है वाली मानसिकता। अगर आप कभी सोचते हैं, चलो छोड़ो, अब उम्र ही क्या रह गई है बदलने की, तो यकीन मानिए ये अध्याय आपके लिए एक आईना बनकर आया है। चैप्टर 3, स्टेटस क्वो बायस। हम बदलाव से क्यों डरते हैं? कभी आपने कोई सपना देखा और फिर खुद ही उसे ठुकरा दिया? कहाँ हो, मेरे बस की बात नहीं है? तो जनाब, आपने स्टेटस क्वो बायस का स्वाद चख लिया है। ये वो मानसिकता है जहां हम पुराने रास्तों पर चलते रहते हैं, भले ही वो हमें कहीं न ले जा रहे हों। हम बदलाव से डरते हैं क्योंकि हमें अज्ञात से डर लगता है। हमारे दिमाग को सुरक्षा चाहिए और नया रास्ता उसे खतरा लगता है। यही कारण है कि कई लोग सालों तक बोरिंग नौकरी, बेकार रिश्ते या अधूरी जिंदगी में जमे रहते हैं। इस अध्याय में लेखक ने एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक टर्म समझाया, संक कॉस्ट फैलेसी। मतलब, जब हम सिर्फ इसलिए अटक जाते हैं क्योंकि हमने पहले ही उस चीज में समय, पैसा या भावना लगा दी है। जैसे कोई कहता है, इतने साल इसी कंपनी में बिता दिए, अब क्या नया शुरू करें? भले ही अंदर से वो जानता है कि कुछ नया करने से जिंदगी बेहतर हो सकती है। अगली चाल है लॉस अवर्जन। हम नया जोखिम इसलिए नहीं लेते क्योंकि हमें पुराने नुकसान का डर रहता है। अगर नया ट्राई किया और फेल हो गए तो? लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो कुछ खोने लायक नहीं है, उसे पकड़ कर रखना असल नुकसान है। तीसरी मानसिक चाल है फियर ऑफ रिग्रेट। हम सोचते हैं कि अगर गलत फैसला लिया तो लोग क्या कहेंगे। फिर आता है मियर एक्सपोजर इफेक्ट, यानी जो चीज हम बार बार देखते हैं वही हमें सही लगने लगती है, भले ही वो बुरी हो। पुरानी आदतें इसलिए प्यारी लगती है क्योंकि वो जानी पहचानी है। तो बदलाव से डरना स्वाभाविक है, लेकिन रुक जाना घातक है। अगर आपको लग रहा है कि ये बातें सच में आपको छू रही है, तो अभी लाइक करें और सब्सक्राइब कर ले रीडर्स एंड द मंक को, क्योंकि यहां हम आपकी सोच को खोलते हैं किताबों की चाबी से। हमारा दिमाग पुराने रास्तों से चिपका रहता है क्योंकि उसे सुरक्षा की भावना चाहिए। हम नया ट्राई नहीं करते क्योंकि हम खोने और पछताने से डरते हैं। पर सच्चा पछतावा तब होता है जब हम जिंदगी में कुछ नया करने की हिम्मत ही नहीं करते। इसलिए बदलाव से डरो मत, उसे अपनाओ, क्योंकि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर मिलती है। अब हम पहुंच गए हैं चैप्टर 4 पर, अ रियलिटी चेक, द डनिंग क्रूगर इफेक्ट। ये अध्याय बहुत ही जरूरी और आंखें खोल देने वाला है। ये हमें हमारे ही अहंकार और भ्रम से रूबरू कराता है। तो आइए जानते हैं कैसे कम जानकारी भी कभी कभी हमें सबसे ज्यादा आत्मविश्वासी बना देती है, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती बनती है। आप सुन रहे हैं रीडर्स एंड द मंक, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, बल्कि उनका अर्थ और अनुभव जीते हैं। अगर आपने कभी किसी को देखा है जो हर चीज में एक्सपर्ट बनने का दावा करता है, लेकिन हकीकत में उसमें समझ की बहुत कमी होती है,
तो आज का एपिसोड आपके लिए है। चैप्टर 4, एक सच्चाई का आईना, डनिंग क्रूगर इफेक्ट। सोचिए, एक इंसान जो गाड़ी भी ठीक से नहीं चला सकता, लेकिन मानता है कि वो लुईस हैमिल्टन से कम नहीं है। यही है डनिंग क्रूगर इफेक्ट। जब किसी व्यक्ति को इतनी भी समझ नहीं होती कि वो खुद की कमी पहचान सके। ये वो डबल बर्डन है, जहां आप नासमझ भी होते हैं और उस नासमझी का एहसास भी नहीं होता। लेखक बताते हैं कि ये एक मनोवैज्ञानिक भ्रम है जो व्यक्ति की मेटाकॉग्निशन यानी खुद की सोच को देखने की क्षमता को खत्म कर देता है। अक्सर ऐसे लोग आत्मविश्वास से भरे होते हैं, लेकिन वो खतरनाक आत्मविश्वास होता है जो सुधार नहीं, सिर्फ बहस और जिद पर आधारित होता है। दूसरी ओर, जो सच में सक्षम होते हैं वो अक्सर संकोच में रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। इसलिए लेखक हमें सावधान करते हैं, अगर आपको लगने लगे कि आप हर चीज में मास्टर हैं, तो थोड़ा रुकिए। शायद आप भी डनिंग क्रूगर की गिरफ्त में हैं। आत्मानुशासन और आत्म जागरूकता साथ साथ चलते हैं, क्योंकि जब आप अपने आप को ईमानदारी से आंकते हैं, तभी आप सुधार कर सकते हैं। रियलिटी चेक लेना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये आपकी ग्रोथ की पहली सीढ़ी है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप सोचते हैं कि आप शानदार स्पीकर हैं, लेकिन जब कोई फीडबैक दे कि आप थोड़े मोनोटोन हैं, तो दो रास्ते होते हैं, या तो बुरा मानिए या सीखिए। याद रखिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से डरना नहीं चाहिए, उसे गले लगाइए, क्योंकि वही आपको मीडियोक्रिटी से ग्रेटनेस की ओर ले जाएगा। अगर आपको भी कभी ऐसा लगा हो कि आप किसी चीज में बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर किसी फीडबैक ने आपको झकझोर दिया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए रीडर्स एंड द मंक, जहां हम सच दिखाते हैं, न कि सिर्फ तारीफें। डनिंग क्रूगर इफेक्ट हमें सिखाता है कि कम जानकारी वाले लोग खुद को ज्यादा समझदार समझते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है। जो सच में समझदार होते हैं वो खुद को जांचते हैं और लगातार सीखते हैं। इसलिए अगर आप वाकई में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमेशा खुद को सवालों के कटघरे में खड़ा करें, फीडबैक को अपनाएं और खुद को कल से बेहतर बनाएं। अब हम पहुंच चुके हैं उस अध्याय पर जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल और जिंदगी में सीधे लागू किया जा सकने वाला है। चैप्टर 5, डेली हैबिट्स टू इंप्रूव सेल्फ डिसिप्लिन। ये अध्याय सिर्फ बातों का नहीं, एक्शन का है, और आपको बताएगा कि कैसे छोटी छोटी आदतें आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। अब हम बात करेंगे उन छोटी छोटी दैनिक आदतों की, जिनसे आत्मानुशासन न सिर्फ बनता है, बल्कि हमेशा के लिए टिकता भी है। चैप्टर 5, रोज की आदतें, आत्म अनुशासन का आधार। क्या आपने कभी सोचा है कि आप रोज ब्रश क्यों करते हैं? बचपन से सिखाई गई आदत अब सहज और स्वाभाविक बन गई है। बस यही काम आपको आत्मानुशासन के साथ भी करना है। लेखक कहते हैं, जैसे हम ब्रश करते हैं बिना सोचे, वैसा ही आत्मानुशासित निर्णय भी आदत बन सकता है। लेकिन आजकल हमारे दिन की शुरुआत फोन, स्नूज बटन और नेटफ्लिक्स और इंस्टाग्राम से होती है, और यही हम हार जाते हैं। दिन की शुरुआत जहां बिगड़ी, वहीं से दिन भी बिगड़ गया। इसलिए सबसे पहली आदत, सुबह की शुरुआत को मजबूत बनाना। जैसे बैरक ओबामा, ओपरा विनफ्रे और बिल गेट्स, हर सफल इंसान के पास एक मॉर्निंग रूटीन है जो उन्हें दिन भर ऊर्जावान बनाए रखता है। थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ी सी मेडिटेशन और थोड़ा सा अकेले खुद से मिलने का समय, यही है आपका पहला हथियार आत्मानुशासन के लिए। और दिन के अंत में भी एक खास आदत होनी चाहिए, बेड टाइम रूटीन, जिसमें गैजेट से दूर मन को शांत करने वाले काम हो, जैसे पढ़ना, ग्रैटिट्यूड या जर्नलिंग। ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता एक ऐसी शक्ति है जो आपको और ज्यादा सेल्फ कंट्रोल देती है। जो व्यक्ति आभारी होता है वो इंपल्सिव डिसीजन से दूर रहता है। इसलिए दिन में कम से कम 5 मिनट निकालें और उन चीजों को याद करें जो आपके पास है, न कि जो नहीं है। अगली जरूरी आदत, डेली गोल्स सेट करना।
जब बड़े लक्ष्य छोटे लक्ष्यों में बंट जाते हैं तो पहाड़ भी सीढ़ियां बन जाता है। लेखक कहते हैं 60 किलो वजन घटाना मुश्किल है, पर हर हफ्ते 1 किलो, ये तो आसान है। बस कंसिस्टेंसी चाहिए, परफेक्शन नहीं। और हां, नींद को कभी हल्के में मत लीजिए। 7 घंटे की नींद ना सिर्फ शरीर बल्कि आपके दिमाग की इच्छा शक्ति को रिचार्ज करती है। फिर आती है एक सुपर पावर, ऑर्गेनाइज्ड रहना। जो लोग अपने आसपास का वातावरण व्यवस्थित रखते हैं वो अपने जीवन को भी सही दिशा में ले जा पाते हैं। अगर आपको ये प्रैक्टिकल बातें काम की लग रही है तो कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी आदत को सबसे पहले अपनाएंगे। और सब्सक्राइब जरूर करें रीडर्स एंड द मंक, क्योंकि हम यही नहीं रुकेंगे, हम हर अध्याय को जीकर सीखेंगे। आत्मानुशासन कोई एक बड़ा निर्णय नहीं, रोज के छोटे छोटे फैसलों का जोड़ है। जब आप अपने दिन की शुरुआत सही से करते हैं तो पूरा दिन आपकी मुट्ठी में होता है। डेली ग्रैटिट्यूड, छोटे लक्ष्य और अच्छी नींद, ये आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाते हैं। अब हम पहुंच गए हैं चैप्टर 6 पर, टिप्स फॉर बिल्डिंग बेटर हैबिट्स। ये अध्याय हमें बताता है कि अच्छी आदतें सिर्फ शुरू नहीं करनी होती, बल्कि उन्हें इस तरह से डिजाइन करना होता है कि वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएं। आप सुन रहे हैं रीडर्स एंड द मंक, जहां हम किताबों से सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि दिशा और अनुशासन प्राप्त करते हैं। हम पिछले अध्याय में समझ चुके हैं कि अच्छी आदतें आत्म अनुशासन की नींव है। अब जानेंगे कि उन आदतों को कैसे बनाएं, निभाएं और मजबूत करें। चैप्टर 6, आदतें बनाने की तकनीक, सरल, प्रभावी और टिकाऊ। हर इंसान चाहता है कि वो वक्त का पाबंद हो, हेल्दी खाए और लक्ष्य पूरे करे। लेकिन मुश्किल कहाँ होती है? कंसिस्टेंसी में। लेखक डैनियल वॉल्टर कहते हैं, कोई आदत तभी टिकती है जब वो हमारे वातावरण और मानसिकता से मेल खाती है। सबसे पहला कदम है छोटा शुरू करना। अगर आप कहें अब से मैं हर दिन 1 घंटा दौड़ लगाऊंगा, तो शायद 2 दिन बाद छोड़ देंगे। पर अगर कहें मैं हर दिन सिर्फ 5 मिनट दौड़ूंगा, तो संभावना है कि वो आदत जड़ें जमा लेगी। आदतें छोटे स्टेप से बनती है, न कि बड़े इरादों से। दूसरा जरूरी तत्व है परिचय। क्यों? हर आदत की शुरुआत एक संकेत से होती है, जैसे अलार्म बजना मतलब उठना या ब्रश करना के बाद नहाना। इसी तरह आप नई आदत को पुराने संकेत से जोड़ सकते हैं। उदाहरण, ब्रश करने के बाद 2 मिनट ध्यान करूंगा, चाय पीने से पहले ग्रैटिट्यूड लिखूंगा। इससे आपकी नई आदत को पहचान मिलती है और दोहराव भी। तीसरी टेक्निक है एनवायरमेंटल डिजाइन। आपका वातावरण आपकी आदतों का चुपचाप मार्गदर्शन करता है। अगर आपके कमरे में किताबें खुली होंगी तो पढ़ने की संभावना बढ़ेगी। अगर फ्रिज में फ्रूट्स हो और कुकीज ना हो तो आप हेल्दी खाना चुनेंगे। अगर आप फोन पर ज्यादा वक्त बर्बाद करते हैं तो ऐप्स को होम स्क्रीन से हटा दीजिए या नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। आप देखेंगे कि फोन उठाने का अर्ज धीरे धीरे कम हो जाएगा। चौथी टेक्निक है हैबिट स्टैकिंग। इसका मतलब है एक आदत के साथ दूसरी आदत को जोड़ देना। जैसे जब मैं नाश्ता बनाऊंगा तब पॉडकास्ट सुनूंगा, जब मैं लिफ्ट में खड़ा रहूंगा तब पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलूंगा। ये नई आदत को मौका देती है टिकने का, क्योंकि वो किसी पुरानी आदत की सवारी करती है। पांचवी और बेहद जरूरी रणनीति है ट्रैक करना। आप जो मेजर करते हैं वही इंप्रूव होता है। हर दिन आदत पूरी हुई या नहीं, उसे मार्क करें। जैसे कैलेंडर में टिक, ऐप में लॉग या डायरी में स्माइली, खुश स्माइली। आखिरी और सबसे जरूरी बात, रिवॉर्ड। हर आदत के बाद खुद को एक छोटा सा इनाम दीजिए। जैसे 5 दिन लगातार वर्कआउट किया तो वीकेंड पर मूवी नाइट। रिवॉर्ड से दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है और नई आदतें मजबूत होती है। अगर आपको भी लगता है कि अब सही वक्त आ गया है छोटी छोटी आदतों से बड़ी जिंदगी बदलने का, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें रीडर्स एंड द मंक,
क्योंकि यहां हम सीखते हैं जीने का सलीका। आदतें तब बनती हैं जब उन्हें छोटा, स्पष्ट और दोहराने लायक बनाया जाए। एक सफल आदत वो होती है जो आपके वातावरण, समय और ऊर्जा से मेल खाती हो। क्यू प्लस रूटीन प्लस रिवॉर्ड इक्वल टू स्ट्रॉन्ग हैबिट। और सबसे बड़ी बात, कंसिस्टेंसी इज मोर पावरफुल देन इंटेंसिटी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 7 की ओर, जिसका शीर्षक है व्हाट इज हिंडरिंग योर डिसिप्लिन। ये अध्याय बेहद जरूरी है क्योंकि इसमें हम जानेंगे कि हमारे आत्मानुशासन को रोकने वाले अदृश्य दुश्मन कौन है। कई बार हम कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती और कारण हमें पता ही नहीं होता। तो चलिए रीडर्स एंड द मंक के इस नए अध्याय में हम इन्हीं छुपी हुई बाधाओं की गहराई में उतरते हैं। अब हम बात करेंगे कौन सी चीजें हमारे अनुशासन को अंदर से तोड़ती है बिना हमें एहसास कराए। चैप्टर 7, कौन सी चीजें रोक रही है आपका आत्मानुशासन। कल्पना कीजिए, आप पूरी तैयारी से एक दिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन दोपहर तक आप थक चुके हैं, ध्यान भटक चुका है और मन हार मान चुका है। क्या आप जानना चाहते हैं कि क्यों? क्योंकि हमारे आसपास और हमारे भीतर कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो चुपचाप हमें पीछे खींच रही होती है। लेखक बताते हैं कि सबसे पहला दुश्मन है डिस्ट्रैक्शंस। मोबाइल, सोशल मीडिया, बार बार नोटिफिकेशन, रैंडम यूट्यूब रील्स, इंस्टाग्राम, ये सब मिलकर हमारी फोकस की कमर तोड़ देते हैं। दूसरी बड़ी बाधा है नेगेटिव सेल्फ टॉक। जब आप खुद से कहते हैं मैं कभी कंसिस्टेंट नहीं रह सकता, मैं तो बॉर्न लेजी हूं, मेरे बस की बात नहीं है, तो आप अपने ही विचारों से अपने पैरों में बेड़ियां डाल देते हैं। तीसरा दुश्मन है परफेक्शनिज्म। बहुत से लोग इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि वो परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते हैं, या एक दिन मिस हो जाए तो गिल्ट में सब कुछ छोड़ देते हैं। लेकिन सच तो यह है कि परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। चौथी बाधा है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हम सब चाहते हैं कि हमें तुरंत रिवॉर्ड मिले, जैसे थोड़ी मेहनत के बाद नेटफ्लिक्स या इंस्टाग्राम, जरा सी भूख में पिज्जा और बर्गर, या थोड़ा स्ट्रेस होते ही इंस्टा स्क्रॉल करना। पर यह छोटा सा सुख हमें बड़े लक्ष्यों से दूर कर देता है। अगली बाधा है मेंटल फटीग। जब आप लगातार फैसले लेते हैं, क्या पहने, क्या खाएं, किसको जवाब दे, तो आपका दिमाग थकता है, और जब दिमाग थकता है तो आत्मानुशासन सबसे पहले गिरता है। एक और बड़ा कारण है अनक्लियर गोल्स। अगर आप नहीं जानते कि आपको कहाँ जाना है, तो रास्ता चाहे जैसा हो, आप भटकेंगे ही। इसलिए लेखक सलाह देते हैं डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, छोटे लक्ष्य तय करो, खुद को जज मत करो, कोच बनो, और सबसे जरूरी, कंसिस्टेंसी को परफेक्शन पर तरजीह दो। अगर आपको लग रहा है कि ये सारी बातें आप पर भी लागू होती हैं, तो समझिए कि आप बदलाव के दरवाजे पर खड़े हैं। बस उस दरवाजे को खोलिए और सब्सक्राइब कीजिए रीडर्स एंड द मंक, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं जिंदगी बदलने वाली किताबों की बातें, बिल्कुल आपके लिए। आत्मानुशासन को रोकने वाली सबसे बड़ी चीजें होती है डिस्ट्रैक्शन, नेगेटिव सेल्फ टॉक, परफेक्शनिज्म और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अपने वातावरण को अनुकूल बनाइए और खुद से दया से पेश आइए। याद रखिए, डिसिप्लिन, क्लैरिटी प्लस सिंप्लिसिटी प्लस कंसिस्टेंसी। अब हम आ गए हैं चैप्टर 8 पर, गेट कंफर्टेबल विद बीइंग अनकंफर्टेबल। ये अध्याय बताता है कि असली तरक्की तब होती है जब हम अपनी सहूलियत की सीमा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और असहज परिस्थितियों को अपनाते हैं। क्योंकि अगर आप हमेशा आराम चाहते हैं, तो जिंदगी आपको कभी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचने देगी जहां आप सच में जा सकते हैं। तो चलिए रीडर्स एंड द मंक के इस नए अध्याय में उतरते हैं डिस्कम्फर्ट के सागर में, और वहां से निकालते हैं सच्ची मजबूती का मोती। अब हम बात करेंगे उस चीज की जो दिखने में कठिन लगती है, पर जिंदगी बदलने की सबसे ताकतवर चाबी है डिस्कम्फर्ट, यानी असहजता को अपनाना। चैप्टर 8, असहजता को अपना साथी बनाइए। लेखक कहते हैं, अगर आप बदलाव चाहते हैं
तो आराम को छोड़ना ही होगा। कंफर्ट जोन में रहना तो सबको पसंद है, सिर्फ वही खाना जो अच्छा लगे, वही काम जो आसान हो, और वही सोच जो आपको चैलेंज ना करे। पर सच ये है, कंफर्ट में कोई विकास नहीं होता। ग्रोथ हमेशा उस जगह पर होती है जहां थोड़ी बेचैनी होती है। जब आप जिम जाते हैं तो शुरुआत में शरीर दर्द करता है, पर वही दर्द मांसपेशियों को मजबूत करता है। जब आप कोई नई स्किल सीखते हैं तो शुरुआत में शर्म आती है, कंफ्यूजन होता है, लेकिन वही भ्रम आगे जाकर ज्ञान में बदलता है। लेखक हमें सिखाते हैं, पेन एंड डिस्कम्फर्ट आर नॉट योर एनिमीज, दे आर योर ट्रेनर्स। इसलिए अनकंफर्टेबल परिस्थितियों से भागिए मत, बल्कि उन्हें गले लगाइए, क्योंकि वही आपका अगला लेवल छिपा है। खुद से पूछिए, क्या मैंने कभी किसी डिस्कम्फर्ट को फेस किया है और वहां से निकली कोई ताकत पाई है? हो सकता है नौकरी में बदलाव, पब्लिक स्पीकिंग, नई भाषा सीखना या कोई कठिन रिश्ता छोड़ना। हर बार डिस्कम्फर्ट के बाद एक नया आप पैदा हुआ है। लेखक बताते हैं कि अक्सर लोग ग्रोथ से डरते हैं क्योंकि उन्हें शॉर्ट टर्म पेन दिखता है, लॉन्ग टर्म गेन नहीं। पर याद रखिए, टेम्पररी डिस्कम्फर्ट इक्वल टू परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन। एक कोट याद रखिए, हार्ड चॉइसेस इजी लाइफ, इजी चॉइसेस हार्ड लाइफ। यानी मुश्किल निर्णय लीजिए, जिंदगी आसान हो जाएगी। आसान निर्णय लीजिए, जिंदगी हमेशा मुश्किल लगने लगेगी। अगर आज का अध्याय आपके दिल को छू गया है तो कमेंट में लिखिए, आई चूज ग्रोथ ओवर कंफर्ट, और सब्सक्राइब कीजिए रीडर्स एंड द मंक, क्योंकि यहां हम डिस्कम्फर्ट से डरते नहीं, उसे अपनी ताकत बनाना सीखते हैं। ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। असहजता एक सिग्नल है कि आप किसी नई ऊंचाई पर चढ़ने वाले हैं। कंफर्ट को छोड़िए, डिस्कम्फर्ट से दोस्ती कीजिए। यही आत्मानुशासन का असली रूप है। अब हम पहुंच गए हैं चैप्टर 9 पर, फोकस ऑन द सिस्टम। ये अध्याय हमें एक अहम बदलाव करने के लिए प्रेरित करता है। सिर्फ लक्ष्यों, गोल्स पर ध्यान मत दो, बल्कि एक मजबूत सिस्टम बनाओ। क्योंकि लक्ष्य तो एक बार हासिल हो जाते हैं, पर सिस्टम वो है जो रोज आपको उस मुकाम तक ले जाने की क्षमता देता है। तो आइए रीडर्स एंड द मंक के इस प्रेरणात्मक अध्याय में सीखते हैं कैसे आप एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो जीत की आदत बना दे। ये अध्याय उन सभी के लिए है जो बार बार कोशिश करते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन बीच रास्ते में थक जाते हैं। शायद आपको लक्ष्य नहीं, एक सिस्टम चाहिए। चैप्टर 9, लक्ष्य नहीं, सिस्टम बनाइए। सोचिए, अगर कोई किसान सिर्फ बीज बोकर बैठ जाए और कहे, मुझे गेहूं चाहिए, पर ना पानी दे, ना खाद, ना धूप का ध्यान रखे, तो क्या फसल होगी? नहीं। लेखक कहते हैं, गोल्स आर गुड फॉर सेटिंग डायरेक्शन, बट सिस्टम्स आर बेस्ट फॉर मेकिंग प्रोग्रेस। यानी लक्ष्य दिशा दिखाते हैं, पर सिस्टम उस दिशा में चलना सिखाते हैं। उदाहरण के लिए, आपका लक्ष्य हो सकता है 3 महीने में 10 किलो वजन घटाना, लेकिन अगर आपने एक अच्छा सिस्टम नहीं बनाया, जैसे तय खाना, तय समय पर नींद, वर्कआउट प्लान, तो ये लक्ष्य सिर्फ कागज पर ही रह जाएगा। सिस्टम वो हर दिन की प्रक्रिया है जो आपकी सफलता को बनाती है। लेखक कहते हैं, लक्ष्य मिल जाने के बाद भी अगर सिस्टम न हो तो व्यक्ति फिर से पुराने धर्रे पर लौट आता है। ओलंपिक गोल्ड जीतना एक लक्ष्य है, पर रोज सुबह 5 बजे उठकर प्रैक्टिस करना, यही असली सिस्टम है। सिस्टम आपको हर दिन जीतने का अवसर देता है, चाहे लक्ष्य अभी दूर ही क्यों न हो। और यही वजह है कि सिस्टम हमेशा लक्ष्य से ज्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि लक्ष्य तो आप साल में एक बार पाते हैं, पर सिस्टम हर दिन साथ चलता है। अब सवाल है, आपका सिस्टम कैसा है? क्या वो आपको रोज थोड़ा बेहतर बना रहा है? अगर अब आपको लगने लगा है कि सिस्टम ही असली सुपर पावर है, तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए रीडर्स एंड द मंक, क्योंकि हम यहां सिर्फ सपने नहीं, उन्हें पूरा करने की प्रणाली भी सीखते हैं। लक्ष्य एक दिशा है, पर सिस्टम वो मार्ग है जो उस दिशा में चलाता है।
सिर्फ मोटिवेशन पर मत चलिए, एक ठोस रूटीन, प्रैक्टिस और प्रक्रियाओं पर विश्वास कीजिए। सिस्टम्स क्रिएट आइडेंटिटी, और यही आइडेंटिटी आपको कंसिस्टेंट बनाती है। अब हम द पावर ऑफ डिसिप्लिन के चैप्टर 10 की ओर बढ़ते हैं। इस अध्याय का शीर्षक है ज़ेन फिलॉसफी एंड गोल अटेनमेंट, यानी ज़ेन दर्शन और लक्ष्य प्राप्ति। ये अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम सादगी, ध्यान और वर्तमान क्षण में जिए बिना अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं सकते। ज़ेन सिर्फ एक दर्शन नहीं, बल्कि एक जीने का तरीका है जो अनुशासन को गहराई से समझाता है। तो चलिए रीडर्स एंड द मंक के इस अध्याय में चलते हैं, ज़ेन की शांति और अनुशासन की शक्ति की ओर। आप सुन रहे हैं रीडर्स एंड द मंक, जहां हम किताबों की कहानियों में जिंदगी के रहस्य खोजते हैं। ये अध्याय कुछ अलग है। ये हमें किसी प्रोडक्टिविटी हैक की बात नहीं करता, बल्कि हमारे आंतरिक जीवन की ओर ले जाता है। चैप्टर 10, ज़ेन दर्शन और लक्ष्य प्राप्ति। लेखक डैनियल वॉल्टर बताते हैं, लक्ष्य पाने के लिए केवल दौड़ना काफी नहीं है, जरूरी है रुकना, देखना और समझना। ज़ेन दर्शन हमें सिखाता है बी हियर नाउ, यानी इस क्षण में पूरी तरह मौजूद रहो, क्योंकि अगर आप अभी में नहीं हो तो ना आप सही प्रयास कर पाओगे और न ही सही दिशा पकड़ पाओगे। ज़ेन जीवन को अनुशासित सरलता में जीने की कला है, न कम न ज्यादा, बस जितना जरूरी है उतना ही। जब आपका मन शांत होता है, तभी आप अपने लक्ष्य की दिशा में साफ साफ सोच पाते हैं। लेखक कहते हैं, लक्ष्य को ऐसे मत देखिए जैसे वो आपसे दूर है, बल्कि अपने हर दिन को ऐसे जिए जैसे आप उसी लक्ष्य का हिस्सा है। ज़ेन की शक्ति है नो हरी, नो पॉज, ना जल्दी ना रुकावट, बस निरंतरता, जागरूकता और सादगी। आज के दौर में हम हर चीज को तेजी से पाना चाहते हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, फास्ट रिजल्ट्स, वायरल सक्सेस। पर ज़ेन दर्शन कहता है, धीरे चलो लेकिन जागरूक चलो। जब आप ध्यान से, शांति से, नियमित प्रयास करते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी गहराई से आती है, न कि हड़बड़ी से। ज़ेन हमें सिखाता है कि डिस्ट्रैक्शंस बाहर नहीं होते, वो हमारे भीतर होते हैं, और जब आप भीतर शांत होते हैं, तभी आप बाहर जीत पाते हैं। यही मानसिक अनुशासन आपको लगातार अपने लक्ष्य की ओर टिकाए रखता है, चाहे रास्ता लंबा हो या चुनौती भरा। अगर आज का अध्याय आपके दिल को छू गया है, तो एक गहरी सांस लीजिए और फिर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आई चूज ज़ेन एंड डिसिप्लिन, और सब्सक्राइब कीजिए रीडर्स एंड द मंक, जहां हम तेज नहीं गहराई से बढ़ते हैं। चैप्टर का मनोवैज्ञानिक सार, टेक अवे। ज़ेन दर्शन बताता है कि लक्ष्य सिर्फ पाने की चीज नहीं, बल्कि जिए जाने वाली प्रक्रिया है। अनुशासन तब तक अधूरा है जब तक उसमें शांति और ध्यान न हो। धीरे चलिए, गहराई से चलिए, और हर क्षण को लक्ष्य की दिशा में रूपांतरित कीजिए। चैप्टर 11, मेडिटेशन फॉर सेल्फ डिसिप्लिन एंड फोकस, जहां हम जानेंगे कि ध्यान, मेडिटेशन कैसे आपके आत्म अनुशासन को रिचार्ज करता है और मन को फोकस में लाता है। अब हम आ गए हैं चैप्टर 11 की ओर। इस अध्याय का शीर्षक है मेडिटेशन फॉर सेल्फ डिसिप्लिन एंड फोकस, यानी आत्म अनुशासन और एकाग्रता के लिए ध्यान। ये अध्याय दिखाता है कि ध्यान, मेडिटेशन कोई आध्यात्मिक फैशन नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक और व्यावहारिक अभ्यास है जो आपके दिमाग को शांत करता है, इच्छा शक्ति को मजबूत करता है और लक्ष्य की ओर आपको ध्यानपूर्वक टिकाए रखता है। तो आइए रीडर्स एंड द मंक की इस अगली आध्यात्मिक प्रेरणात्मक ऑडियो यात्रा में सीखते हैं ध्यान की ताकत। अब हम बात करेंगे ध्यान, मेडिटेशन की, और ये जानेंगे कि कैसे कुछ मिनटों की मौन साधना आपकी आत्म अनुशासन यात्रा को नई दिशा और शक्ति दे सकती है। चैप्टर 11, ध्यान, मन की तलवार को धार देना। लेखक डैनियल वॉल्टर बताते हैं, आज का इंसान बाहर से तेज लेकिन भीतर से बिखरा हुआ है। नोटिफिकेशंस,
रील्स, ईमेल्स, चिंता। हमारा ध्यान हर क्षण किसी न किसी दिशा में फटा पड़ा है। लेकिन जब आप सिर्फ 10 मिनट भी ध्यान करते हैं तो आप अपने दिमाग को ब्रेक देते हैं और उसे वापस अपनी कमान में लाते हैं। ध्यान का सबसे बड़ा लाभ है सेल्फ अवेयरनेस। जब आप बैठते हैं आंखें बंद करके और सिर्फ अपनी सांसों को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि आप क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं और किस विचार पर आपको रुकना है, किसे जाने देना है। आत्मानुशासन तभी आता है जब आपका मन आपके नियंत्रण में हो, और ध्यान वही चाबी है। हार्वर्ड की एक रिसर्च में साबित हुआ है कि 8 हफ्ते के नियमित मेडिटेशन से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो निर्णय और नियंत्रण करता है, ज्यादा सक्रिय और मजबूत हो जाता है। ध्यान से आपकी फोकस बढ़ती है, इंपल्स घटते हैं और आप शॉर्ट टर्म टेम्पटेशन से बच पाते हैं। और सबसे खास बात, ध्यान आपको वर्तमान में जकड़ के रखता है। जब आप अभी में होते हैं तो आप अपने लक्ष्य की दिशा में सबसे ज्यादा सचेत होते हैं। लेखक कहते हैं, मेडिटेशन इज द जिम ऑफ द माइंड। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए वर्कआउट जरूरी है, वैसे ही दिमाग को अनुशासित रखने के लिए ध्यान जरूरी है। शुरुआत में बस 5 मिनट प्रतिदिन। धीरे धीरे ये अभ्यास आपकी डे स्टार्ट रूटीन का हिस्सा बन सकता है। अगर आपको लगता है कि ध्यान अब सिर्फ साधुओं की चीज नहीं बल्कि आज की सबसे बड़ी सुपर पावर है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करें रीडर्स एंड द मंक, जहां हम ध्यान से अनुशासन और अनुशासन से सफलता की ओर चलते हैं। ध्यान आपके दिमाग को स्थिर करता है, इच्छा शक्ति को मजबूत बनाता है और ध्यान केंद्रित रहने में मदद करता है। ये मॉडर्न डिसिप्लिन का सबसे जरूरी अभ्यास है। अगर आप अपने मन को जीतना सीख गए तो बाहरी दुनिया की कोई बाधा आपको रोक नहीं सकती। अब हम आ गए हैं चैप्टर 12 की ओर। इस अध्याय का नाम है Why You Should Never Try and Do Anything, यानी क्यों आपको कभी बस कोशिश नहीं करनी चाहिए बल्कि पूरी तरह करना चाहिए। ये अध्याय हमें एक बहुत गहरी और प्रभावशाली सच्चाई बताता है। जिंदगी में सिर्फ कोशिश करने वाले अक्सर हार जाते हैं क्योंकि उनके भीतर पूरी प्रतिबद्धता नहीं होती। तो आइए रीडर्स एंड द मंक की इस स्पष्ट और शक्तिशाली ऑडियो यात्रा में सीखते हैं। डू और डू नॉट, देयर इज नो ट्राई। अब हम बात करेंगे उस मानसिकता की जो लाखों लोगों को सफल होने से रोकती है। वो है सिर्फ कोशिश करना। चैप्टर 12, कोशिश छोड़ो, पूरा करो या मत करो। लेखक डैनियल वॉल्टर कहते हैं, जब आप कहते हैं कि मैं कोशिश करूंगा तो आप पहले ही हार मान चुके होते हैं। मैं जिम जाने की कोशिश करूंगा, मैं वक्त पर उठने की कोशिश कर रहा हूं, मैं पढ़ाई पर ध्यान लगाने की कोशिश करता हूं। ये सब कमजोर शब्द हैं जिनमें ना पक्का इरादा होता है ना जिम्मेदारी। लेखक बताते हैं, ट्राई कहने से दिमाग को एक एस्केप राउट मिल जाता है। अगर फेल हुए तो कह सकते हैं मैंने कोशिश तो की थी। लेकिन जब आप कहते हैं मैं करूंगा या मैं नहीं करूंगा तो आपका दिमाग पूरी शक्ति से जुट जाता है। कमिटमेंट क्लैरिटी लाती है और क्लैरिटी एक्शन लाता है। जब कोई एथलीट ओलंपिक की तैयारी करता है तो वो ये नहीं कहता मैं गोल्ड की कोशिश करूंगा, वो कहता है आई एम गोइंग टू विन। इसका मतलब ये नहीं कि आप 100% सफल होंगे ही, पर इसका मतलब है कि आप 100% जिम्मेदारी के साथ काम करोगे। ट्राई कहने से पहले ही आप एक पाव बाहर और एक पाव अंदर रखते हैं, और जीवन में जो आधा कदम रखते हैं वो कभी पूरी मंजिल तक नहीं पहुंचते। लेखक कहते हैं, कमिटमेंट बिल्ड्स कैरेक्टर, ट्राइंग डिले सक्सेस। आपको बस 2 विकल्प चाहिए, यस और नो, डू और डोंट, क्योंकि यही स्पष्टता, अनुशासन और परिणाम दोनों को जन्म देती है। अगर अब आप भी मैं कोशिश करूंगा की जगह मैं करूंगा कहने लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखिए आई कमिट नॉट ट्राई, और सब्सक्राइब करें रीडर्स एंड द मंक, जहां हम प्रयास नहीं परिणाम की मानसिकता विकसित करते हैं। ट्राई एक मानसिक जाल है जो एक्शन को टालता है। डू कहना आपको क्लैरिटी, कमिटमेंट और करेज देता है।
जब आप खुद को कोई विकल्प नहीं देते, तभी आप अपने भीतर की असली ताकत से जुड़ते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 13 पर। इस अध्याय का शीर्षक है विनर और लूजर, विच वन आर यू? यानी विजेता या हारने वाला, आप कौन हैं? ये अध्याय हमें खुद से एक बेहद ईमानदार सवाल पूछने पर मजबूर करता है। क्या हमारी सोच, आदतें और प्रतिक्रिया हमें सफल बना रही है या धीरे धीरे हारने वाला इंसान बना रही है? तो चलिए रीडर्स एंड द मंक की इस आंखें खोलने वाली ऑडियो यात्रा में सीखते हैं विजेता और हारने वाला इंसान कैसे अलग होता है। अब का अध्याय कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, बल्कि एक सीधा सवाल है, क्या आप वाकई में जीतने की मानसिकता रखते हैं? चैप्टर 13, आप विजेता हैं या हारने वाले? लेखक डैनियल वॉल्टर कहते हैं, हार और जीत मैदान में नहीं, सोच में तय होती है। विजेता की सोच, अगर मैं गिरा तो फिर उठूंगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, बहाने नहीं बनाता, मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बन सकता हूं। हारने वाले की सोच, मेरे हालात ठीक नहीं हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। लेखक बताते हैं, हारने वाले लोग हमेशा बाहर की दुनिया को दोष देते हैं, जबकि विजेता अपने भीतर की दुनिया को सुधारते हैं। विजेता फीडबैक से सीखता है, जबकि हारने वाला उसे अपमान समझता है। विजेता एक लक्ष्य पर टिकता है, हारने वाला हर हफ्ते नया सपना बदलता है। लेखक एक शानदार बात कहते हैं, विनर्स बिल्ड सिस्टम्स, लूजर्स वेट फॉर मोटिवेशन। विजेता को मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसके पास रूटीन, अनुशासन और आत्मजवाबदेही होती है। और सबसे बड़ी बात, विजेता गलतियां करता है, पर वो उनसे भागता नहीं, बल्कि सीधे आंख में आंख डालकर सीखता है। अब खुद से पूछिए, क्या मैं अपने हर निर्णय में जिम्मेदार हूं या मैं हालात और लोगों को दोष देता हूं? अगर आज का अध्याय आपको आपके भीतर के विजेता से मिलवा रहा है, तो लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, आई चूज द विनर्स माइंडसेट, और सब्सक्राइब कीजिए रीडर्स एंड द मंक, जहां हम सिर्फ किताब नहीं, जीतने की आदतें पढ़ते हैं। जीत और हार की असली रेखा बाहर नहीं, भीतर खिंची होती है। विजेता सोचता है, मैं जिम्मेदार हूं। हारने वाला सोचता है, मेरे साथ ही क्यों? जीतने की शुरुआत सोच बदलने से होती है, फिर वही सोच आदत बनती है, और आदत भाग्य। फॉल इन लव विद द प्रोसेस, यानी प्रक्रिया से प्रेम कीजिए, केवल परिणाम से नहीं। ये अध्याय एक अद्भुत और गहरी सीख देता है। अगर आप सिर्फ परिणाम से प्यार करेंगे, तो आधे रास्ते में थक कर बैठ जाएंगे। लेकिन अगर आप यात्रा से प्रेम करने लगे, तो सफलता खुद चलकर आपके पास आएगी। तो चलिए रीडर्स एंड द मंक की इस प्रेरणात्मक ऑडियो यात्रा में सीखते हैं कि कैसे प्रक्रिया में प्रेम ही असली शक्ति है। अब हम जानेंगे एक ऐसा सिद्धांत जो लंबी दौड़ में टिकने वालों का असली राज है। प्रक्रिया से प्यार करो, सिर्फ मंजिल से नहीं। चैप्टर 14, प्रक्रिया से प्रेम कीजिए। लेखक डैनियल वॉल्टर कहते हैं, लक्ष्य आपको शुरू कराता है, लेकिन प्रक्रिया ही आपको मंजिल तक ले जाती है। कई लोग जिम जाते हैं क्योंकि उन्हें 6 पैक चाहिए, लेकिन 1 महीने बाद छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रोसेस से प्रेम नहीं था, उन्हें सिर्फ नतीजा चाहिए था। जब हम सिर्फ रिजल्ट को चाहते हैं, तो हम अधीर, निराश और जल्दी थक जाते हैं। लेखक बताते हैं, प्रोसेस क्रिएट्स मास्टरी। आप जब रोज अभ्यास करते हैं, हर दिन थोड़ा बेहतर बनते हैं, तभी आप असली सफलता की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, एक लेखक हर दिन 500 शब्द लिखता है, तो 6 महीने में पूरी किताब तैयार हो जाती है। अगर वो सिर्फ बेस्ट सेलर बनने का सपना देखता रहता, तो कभी शुरू ही नहीं करता। प्रक्रिया से प्रेम करने का मतलब है हर दिन अपने छोटे रूटीन को आदर देना, वक्त पर उठना, पढ़ना, दोहराना, अभ्यास करना। जैसे एक किसान बीज बोने के बाद रोज पानी देता है, बिना ये पूछे कि फल कब आएगा, बस उस प्रक्रिया से प्रेम करता है। यही कंसिस्टेंसी आपको दूसरों से अलग बनाती है। लोग हार जाते हैं
क्योंकि उन्हें क्विक सक्सेस चाहिए। लेकिन सफलता उन्हें मिलती है जो हर दिन का स्वागत करते हैं। लेखक कहते हैं, फॉल इन लव विद बोरिंग थिंग्स बिकॉज सक्सेस इज हिडन देयर। अगर अब आप भी सोच रहे हैं कि प्रक्रिया ही असली पूजा है, तो लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, आई लव द प्रोसेस। और सब्सक्राइब कीजिए रीडर्स एंड द मंक, जहां हम सिर्फ मंजिल की बातें नहीं करते, बल्कि रास्तों को भी प्रेम करना सिखाते हैं। सिर्फ परिणाम पर ध्यान देने से आप अधीर बनते हैं, लेकिन प्रक्रिया से प्रेम करने से आप स्थायी रूप से प्रेरित रहते हैं। हर दिन का अभ्यास, छोटा सुधार और खुद से जुड़ाव, यही है सफल लोगों की सबसे छुपी हुई ताकत। अगर आप प्रोसेस से प्रेम कर सकते हैं, तो सफलता कभी आपसे दूर नहीं रहेगी। अब हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 15 पर। इस अध्याय का शीर्षक है हाउ टू मेक योर नेगेटिव इमोशंस वर्क फॉर यू एंड नॉट अगेंस्ट यू, यानी कैसे करें नकारात्मक भावनाओं को अपने पक्ष में इस्तेमाल। ये अध्याय एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक सच को उजागर करता है कि गुस्सा, ईर्ष्या, दुख या निराशा जैसी भावनाएं अगर सही दिशा में मोड़ी जाएं, तो वही भावनाएं हमें असाधारण सफलता दिला सकती है। तो चलिए रीडर्स एंड द मंक की इस गहरी और परिवर्तनकारी ऑडियो यात्रा में सीखते हैं। अपने अंदर की ज्वाला को रोको मत, उसे लक्ष्य की ओर मोड़ दो। अब हम बात करेंगे उन भावनाओं की जिन्हें अक्सर बुरा, गलत या कमजोर माना जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि ये आपके सबसे बड़े हथियार बन सकते हैं। चैप्टर 15, नकारात्मक भावनाएं, आपका छुपा हुआ ईंधन। लेखक डैनियल वॉल्टर कहते हैं, इमोशंस आर एनर्जी, इफ यू सप्रेस देम दे एक्सप्लोड, इफ यू डायरेक्ट देम दे ट्रांसफॉर्म। जब आप गुस्से को दबाते हैं तो वो जहर बन जाता है, लेकिन जब आप उसे जिम्मेदारी में बदलते हैं तो वो रॉकेट ईंधन बन जाता है। हमारे समाज में दुख, ईर्ष्या, तनाव, जलन जैसी भावनाओं को कमजोरी माना जाता है, पर लेखक कहते हैं ये कमजोरी नहीं, ये चेतावनी है कि कुछ बदलने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी की सफलता देखकर जलन होती है, तो खुद को कोसने के बजाय सोचिए, उसने किया तो मैं क्यों नहीं। जब आप अपने नकारात्मक भावों को रचनात्मक कार्यों में बदलते हैं, तो आप भीतर से बदलना शुरू करते हैं। समस्या तब होती है जब हम इन भावनाओं को या तो दबा देते हैं या दूसरों पर निकाल देते हैं। लेकिन एक अनुशासित व्यक्ति इनका विश्लेषण करता है, स्वीकारता है और दिशा में ढालता है। लेखक कहते हैं, यूज योर पेन एज फ्यूल, नॉट एज अ चेन। दुख को बहाने मत बनाओ, उसे औजार बनाओ। हर बड़ी सफलता के पीछे कभी न कभी गहरी चोट या अस्वीकृति रही होती है, पर विजेताओं ने उसे अपनी ऊर्जा में बदला। अगर आपको भी आज ये महसूस हुआ है कि आपका गुस्सा, दुख या तनाव भी आपकी ताकत बन सकता है, तो लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, आई कन्वर्ट पेन इनटू पावर। और सब्सक्राइब कीजिए रीडर्स एंड द मंक, जहां हम भावनाओं को दबाते नहीं, जीतने के लिए ढालते हैं। नकारात्मक भावनाएं आपकी सबसे बड़ी दुश्मन नहीं, बल्कि छुपा हुआ मार्गदर्शन है। उन्हें दबाने की बजाय पहचानिए और कंस्ट्रक्टिव एक्शन में बदलिए। गुस्सा, ईर्ष्या, दर्द, ये सब भी अगर डिसिप्लिन के साथ चैनलाइज किए जाएं, तो आप खुद को ऐसी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं जहां पहले कभी जाने की सोची भी नहीं थी। अब हम आ पहुंचे हैं चैप्टर 16 पर, जिसका शीर्षक है द परेटो प्रिंसिपल एंड स्टर्जन्स लॉ, यानी पारेटो सिद्धांत और स्टर्जन का नियम, कम में ज्यादा पाने की कला। ये अध्याय एक बहुत महत्वपूर्ण रणनीति सिखाता है कि जीवन में 80% परिणाम सिर्फ 20% प्रयासों से आते हैं, और ज्यादातर चीजें जो हमें घेरती हैं वे वास्तव में व्यर्थ होती है। तो आइए रीडर्स एंड द मंक की इस रणनीति प्रधान ऑडियो यात्रा में सीखते हैं कैसे हम कम करें मगर दमदार करें। अब हम बात करेंगे प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस की, यानी वो तरीका जिससे आप ज्यादा मेहनत नहीं
बल्कि स्मार्ट मेहनत करते हैं। चैप्टर 16, 80/20 का नियम और बेकार चीजों से मुक्ति। लेखक डैनियल वॉल्टर बताते हैं, हर चीज महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि कम चीजें ही असली परिणाम लाती हैं। परेटो प्रिंसिपल 80/20 रूल कहता है, 20% ग्राहक 80% बिक्री लाते हैं। 20% आदतें 80% सफलता दिलाती है। 20% अध्ययन 80% परीक्षा परिणाम तय करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी 80% बेकार है, बल्कि ये कि आपकी प्राथमिकता साफ होनी चाहिए। दूसरी तरफ आता है स्टर्जन्स लॉ, जिसका मतलब है 90% हर चीज कचरा होती है। जी हां, 90% सोशल मीडिया पोस्ट्स, 90% फालतू मीटिंग्स, 90% आपकी इनबॉक्स में आए ईमेल, ये सब डिस्ट्रैक्शन का जाल है। लेखक कहते हैं, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो कम करो, लेकिन सही करो। आपको चाहिए फोकस उस 20% पर जो सच में फर्क लाता है। जरा सोचिए, क्या आपकी दिनचर्या में कुछ आदतें हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए है? क्या आप अपने समय का ज्यादा हिस्सा उन कामों में लगा रहे हैं जो आपके लक्ष्य से कोई लेना देना नहीं रखते? यही अध्याय कहता है, कट द नॉइज, फोकस ऑन द कोर। स्टर्जन्स लॉ कहता है, अगर किसी क्षेत्र में आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो पहले वहां से बेकार 90% को साफ करो। उदाहरण के लिए, 100 किताबें पढ़ने से अच्छा है 10 किताबें बार बार पढ़ना, जो आपको सही सोच और कार्यशैली दे। अगर आपको लगता है कि आप भी अब कम चीजों में ज्यादा दम ढूंढना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, आई चूज द वाइटल 20%, और सब्सक्राइब करें रीडर्स एंड द मंक, जहां हम शोर से नहीं, सार्थकता से सीखते हैं। आपके 80% रिजल्ट्स आपके 20% प्रयासों से आते हैं। उन्हें पहचानिए और दोगुना कीजिए। ज्यादातर चीजें जो समय खा रही है, वो आपकी जरूरत नहीं, डिस्ट्रैक्शन है। बेकार को हटाइए, जरूरी को चमकाइए। यही है अनुशासन का अगला स्तर। अब हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 17 पर। इस अध्याय का शीर्षक है हाउ टू अवॉइड बर्नआउट, यानी कैसे बचे थकान, तनाव और टूटन से, बर्नआउट से। ये अध्याय एक बेहद जरूरी चेतावनी की तरह है, क्योंकि आज की तेज रफ्तार और लक्ष्य प्रधान दुनिया में हम अक्सर इतना काम करते हैं कि खुद को खो बैठते हैं। तो आइए रीडर्स एंड द मंक की इस सशक्त ऑडियो यात्रा में सीखते हैं। काम तो करे पूरे दिल से, लेकिन खुद को भी ना खोए। अब हम बात करेंगे एक ऐसी मानसिक और शारीरिक स्थिति की जिससे निपटना हर महत्वाकांक्षी व्यक्ति के लिए जरूरी है, बर्नआउट, यानी लगातार थककर टूट जाना। चैप्टर 17, बर्नआउट से कैसे बचें? लेखक डैनियल वॉल्टर बताते हैं, बर्नआउट सफलता से नहीं, असंतुलन से आता है। जब आप लगातार काम करते हैं, बिना आराम, बिना ब्रेक, बिना सेल्फ केयर के, तो आपका शरीर और दिमाग एक दिन दम तोड़ देता है। बर्नआउट की सबसे पहली निशानी होती है मोटिवेशन का खत्म होना। आप वही काम करने से डरने लगते हैं जिसे आप कभी प्यार करते थे। फिर आता है चिड़चिड़ापन, थकावट, ध्यान की कमी और अंत में खुद से दूरी। लेखक कहते हैं, डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट डूइंग मोर, इट्स अबाउट डूइंग स्मार्ट। इसलिए जरूरी है कि आप अपने लिए एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम बनाएं। कुछ प्रभावी उपाय। हर दिन थोड़ा वक्त सिर्फ खुद के लिए निकालिए। हफ्ते में कम से कम एक दिन डिजिटल डिटॉक्स कीजिए। नींद और पोषण को कभी नजरअंदाज मत कीजिए। नो कहना सीखिए। हर चीज करना जरूरी नहीं। याद रखिए, वर्क इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट लाइफ इटसेल्फ। अगर आप खुद को रिचार्ज नहीं करेंगे तो आपका सिस्टम क्रैश कर जाएगा, चाहे आप कितने ही अनुशासित क्यों न हो। बर्नआउट को रोकने का एकमात्र तरीका है ब्रेक्स लेना, और गिल्ट के बिना लेना। खुद से पूछिए, क्या मैं खुद के साथ वैसा व्यवहार करता हूं जैसा एक साथी के साथ करना चाहिए? अगर आज का अध्याय आपके अंदर के थके हुए इंसान से बात कर रहा है, तो खुद को आराम दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट करें, आई चूज बैलेंस ओवर बर्नआउट,
और सब्सक्राइब करें रीडर्स एंड द मंक, जहां हम सफलता की रेस नहीं, संतुलन की चाल सीखते हैं। बर्नआउट किसी आलसी इंसान की समस्या नहीं, बल्कि ज्यादा करने वालों की चुनौती है। आत्मानुशासन का मतलब हर समय काम करना नहीं, बल्कि समय पर रुकना भी सीखना है। अगर आप खुद का ख्याल रखेंगे, तभी आप अपने लक्ष्यों का पीछा लंबे समय तक कर सकेंगे। अब हम पहुंच चुके हैं कंक्लूजन यानी द फाइनल वर्ड ऑन डिसिप्लिन, डैनियल वॉल्टर की पुस्तक द पावर ऑफ डिसिप्लिन का अंतिम भाग, जो पूरे सफर का सार है, एक आंतरिक जागृति का संदेश है। इस समापन अध्याय में लेखक हमें याद दिलाते हैं कि आत्मानुशासन कोई जादू नहीं है, ये रोज की छोटी छोटी जीतों का परिणाम है और हर कोई इसे विकसित कर सकता है, आप भी। तो आइए रीडर्स एंड दी मंक की इस अंतिम ऑडियो समरी में एक नजर डालते हैं पूरी किताब की सीख पर, दिल से, सरल शब्दों में। कंक्लूजन, अनुशासन का अंतिम मंत्र। लेखक कहते हैं, हर महान इंसान के भीतर एक सामान्य इंसान ने बार बार खुद पर विजय पाई होती है। आपका मन या तो आपका सेवक होगा या आपका सबसे बड़ा विरोधी। और इस किताब ने हमें सिखाया कि अनुशासन का पहला कदम है जागरूकता, दूसरा है आदतें और सिस्टम बनाना, और तीसरा है संतुलन बनाए रखना। अगर इस किताब ने आपके सोचने, जीने और बदलने के तरीकों को छुआ है, तो दिल से लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, आई चूज डिसिप्लिन एवरी डे, और सब्सक्राइब कीजिए रीडर्स एंड दी मंक, जहां हम किताबें नहीं पढ़ते, जिंदगी का रास्ता खोजते हैं। अंतिम संदेश, आप में वो सब कुछ है जो आपको चाहिए, बस जरूरत है खुद को समय देने की, हर दिन थोड़ा आगे बढ़ने की, और अनुशासन को अपना सबसे करीबी साथी बनाने की। आप कर सकते हैं और आप करेंगे। अगर आपको ये पूरी ऑडियो बुक पसंद आई हो, तो कमेंट में हमें जरूर बताइए कौन सा अध्याय आपके दिल से सबसे ज्यादा जुड़ा। और अगर आप चाहते हैं कि हम अगली किताब किस पर लेकर आएं, तो उसका नाम भी साझा कीजिए। धन्यवाद और जय हो रीडर्स एंड दी मंक परिवार की समझ और संवेदना की यात्रा को।